नमस्कार मित्रों। यह एक नई पहल, इसको समझिए कि जो भी लेख मैंने पिछले 7-8 वर्षों में लिखा है, उन्हीं लेखों को एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास है ये। मेरा एक लेख बहुत ज़्यादा शेयर हुआ और पॉपुलर हुआ। वो था, टॉपिक था उसका, गुरुकुलों से निकलते थे वर्ल्ड क्लास के आर्किटेक्ट और टेक्नोक्रेट। अब हमारे यहाँ जो इतिहास की पुस्तकें हैं, समाजशास्त्र की पुस्तकें हैं, उन्होंने अंग्रेज़ों के द्वारा रचित उस भ्रम को आगे बढ़ाया कि भारत में एक वर्ग को, तथाकथित वर्ग जिसे शूद्र कहते हैं या आज की तारीख में दलित कहते हैं, उनको शिक्षा से वंचित किया गया, जबकि यह पूर्णतः अफवाह पर आधारित एक फैंटेसी है, जिसको कि बोल बोल कर, लिख लिख कर, बता बता करके भारत के जनमानस में प्रविष्ट कराया गया है। मैकाले के पूर्व भारत में जो शिक्षा पद्धति थी, उसको एक 1813 में ईस्ट इंडिया चार्टर एक्ट आया था, जिसके तहत ये किया गया था कि भारत में क्रिश्चियनिटी को कैसे बढ़ाया जाए। तो उसके लिए ये हुआ कि शिक्षा ही सबसे उचित माध्यम है, और वो है अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा। लेकिन 1813 के आसपास तो ब्रिटेन में भी शिक्षा का कोई मॉडल नहीं था। उनके यहाँ संडे स्कूल चलते थे, जो भी चर्च में चलते थे, जो ABCD पढ़ाते थे और बाइबल पढ़ाते थे। कुछ यूनिवर्सिटियाँ ज़रूर थी, लेकिन उसमें बहुत ही गिने चुने लोगों का प्रवेश संभव होता था। आम जनमानस के लिए उनके यहाँ कोई भी शिक्षा पद्धति नहीं थी, जबकि भारत में उस समय लगभग प्रत्येक गांव में एक गुरुकुल थे। इसका पता चलता है 1822 में एक उसने थॉमस मुनरो ने एक जारी किया एक गवर्नमेंट ऑर्डर कि ये पता लगाया जाए कि भारत में शिक्षा की क्या है, स्टेटस क्या है, क्या क्या पढ़ाया जाता है और कौन कौन से वर्ण या वर्ग के लोग उसमें पढ़ते हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ को नष्ट करना है तो पहले उसकी रेकी होनी चाहिए, उसको इस बारे में समझना चाहिए, जानना चाहिए। और स्पष्ट रूप से थॉमस मुनरो ने कहा था कि ये काम इसलिए किया जाएगा कि अगर मान लीजिए राजसी व्यवस्था के तहत अगर इन गुरुकुलों को, इन विद्यालयों को कोई सहायता मिलती थी और अंग्रेजी शासन, ईस्ट इंडिया का शासन आने के बाद बंद हो गया है, तो पुनः वह व्यवस्था स्थापित किया जाएगा, उन गुरुकुलों को सहायता दी जाएगी। ये तो था उसका जो ऑर्डर लिखा था। लेकिन जो परोक्ष कारण था वो था कि एक बार रेकी करके किस तरह से इन गुरुकुलों को नष्ट किया जाए। तो 1822 और 1820 और 30 के बीच में जितने भी कलेक्टर थे, उन्होंने भारत के प्रत्येक गांव से कितने स्कूल थे इसका एक डाटा एकत्रित किया। और कालांतर में जब मैकाले शिक्षा पद्धति लागू हुई तो भारत के समस्त गुरुकुलों को उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया कि ये मानक पर खरे नहीं उतरते हैं। कारण उसका ये नहीं था कि वो शिक्षा प्रदान करना चाहते थे, क्योंकि प्रदान कैसे करते, उनके पास कोई शिक्षा पद्धति नहीं थी। क्योंकि उन्होंने भारत की शिक्षा पद्धति को कालांतर में चुराकर अपने देश में ले जा कर के अपने यहाँ जनमानस को शिक्षित किया, जिसको जो लोग शिक्षा के इतिहास से परिचित होंगे उसको एंड्रू बेल लंकास्टर सिस्टम कहते हैं। और यह अगर आप गूगल करेंगे तो मद्रास मॉनिटोरियल एजुकेशन सिस्टम, मद्रास स्कूल या मॉनिटोरियल एजुकेशन सिस्टम कहा जाएगा। उन्नीस 1930 में गांधी ने एक वहाँ पर चैम्बरलेन इंग्लैंड में एक स्टेटमेंट दिया कि भारत आज जितना शिक्षित है, आज से 100 साल पहले उससे अधिक शिक्षित था। तो तत्कालीन ढाका के वाइस चांसलर
उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, उसने गांधी को चैलेंज किया, या तो आप इसको प्रमाणित करिए या फिर अपनी बात को खारिज करिए। गांधी के एक शिष्य थे धर्मपाल, जिन्होंने स्वतंत्र होने के बाद, भारत के स्वतंत्र होने के बाद इंग्लैंड में जाकर के वहाँ पर एक इंडिया ऑफिस, लंदन लाइब्रेरी ऑफ इंडिया ऑफिस ऐसे करके एक ऑफिस है, जहाँ पे भारत के अनेक दस्तावेज एकत्रित थे। तो उन्होंने जाकर के वहाँ से वो सारे दस्तावेज निकाले, खंगाले, जो अंग्रेज़ों ने इकट्ठा किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के कलेक्टर्स ने इकट्ठा किया था, और उसके आधार पर एक पुस्तक लिखी 1972 में, द ब्यूटीफुल ट्री। उसके अनुसार भारत के प्रत्येक ग्राम में कम से कम एक गुरुकुल था, जिसमें भारत के सारे वर्ण के छात्र पढ़ने जाते थे। धर्मपाल जी ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए लिखा है कि आज जैसा हम समझते हैं तथ्य उसके एकदम विपरीत हैं, और जो हमको बताया गया कि शूद्रों को शिक्षा से वंचित किया गया है 3000 साल से, यह तथ्य बताते हैं कि जब तक गुरुकुल शिक्षा पद्धति भारत में थी, मैकाले के पूर्व, स्कूल जाने वाले शूद्र छात्रों की संख्या दूजों की 2 गुनी या 3 गुनी या 4 गुनी है। और इसका विस्तृत डाटा उन्होंने एकत्रित करके एक पुस्तक प्रकाशित किया, द ब्यूटीफुल ट्री। ये पुस्तक आज तक पॉपुलर क्यों नहीं हो पाई, मुझे आज नहीं पता, आज भी नहीं पता है। तो यदि शिक्षा को किसी समाज के वैभवशाली होने का प्रमाण माना जाए, तो भारत की उस विशाल वैभव का राज उस गुरुकुल व्यवस्था के कारण ही थी। यह व्यवस्था जब तक भारत में जीवित थी, किसी भी भारत को विदेश में जाकर गिरमिटिया मजदूर बनने की आवश्यकता नहीं पड़ी। एक और डाटा एकत्रित किया है फ्रांसिस हैमिल्टन बुचनर ने 1807 में। उसने साउथ इंडिया का भ्रमण किया और पूरा डाटा एकत्रित करके एक पुस्तक लिखी है, वो गूगल पे उपलब्ध है, आप लोग उस पर पढ़ सकते हैं। उसमें उसने दक्षिण भारत के एक 10 जिलों का डाटा जनगणना प्रस्तुत किया है, जिसमें उसने लिखा है कि उसके डाटा के अनुसार करीब 4 लाख जनसंख्या में 10 या 15 लोग ऐसे थे जो कि मजदूर थे, अन्यथा सभी लोग शिल्पी थे, किसी न किसी शिल्प से जुड़े हुए थे, किसी न किसी वाणिज्य से जुड़े हुए थे, किसी न किसी ट्रेड से जुड़े हुए थे। लेकिन ये बात हर कोई जानता है कि आज की डेट में ये पब्लिक हो चुकी है, अनेक लोग, शशि थरूर बोल चुके हैं, भारत के विदेश मंत्री बोल चुके हैं कि अंग्रेज़ों ने 190 साल में भारत से $45 ट्रिलियन लूटा, और भारत की वाणिज्य व्यवस्था, मैन्युफैक्चरिंग व्यवस्था सबको नष्ट किया, जिसके कारण करोड़ों लोग बेरोजगार हुए और इस स्थिति में पहुंच गए कि उनके पास न भोजन था, न वस्त्र था, न घर था, और वह महामारियों के शिकार हुए। उपलब्ध डाटा बताते हैं कि 1850 से और 1947 के बीच में लगभग 5 करोड़ भारतीय महामारी, अकाल, भुखमरी और संक्रामक रोगों की चपेट के कारण मरे। जैसे अभी कोरोना आया था आज से 100 साल पहले, 1918 में स्वाइन फ्लू आया था, जिसमें करीब 1.25 करोड़ भारतीयों की जान गई थी और 12.5 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे, जिसमें 1.25 करोड़ भारतीयों को मृत्यु हो गई। ये बात बिल दुरैंत ने अपनी पुस्तक द केस फॉर इंडिया में लिखा है, जे सुंदरलैंड ने लिखा है, और अनेक लोगों ने लिखा है। बिल दुरैंत अपनी पुस्तक में लिखता है 1930 में, मनुष्य के मस्तिष्क और हाथ से बनने वाली दुनिया की सबसे बहुमूल्यतम वस्तुएं, जिनका मूल्य या तो उनकी उपयोगिता के कारण है या उनकी सुंदरता के कारण, वह सब भारत में हजारों वर्षों से निर्मित होती आई थी जब अंग्रेजों ने भारत की धरती पर कदम रखा। भारत में दुनिया की विशालतम इंडस्ट्री थी ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य भारत की इस इंडस्ट्री से उत्पन्न होने वाले वैभव को लूटना था। अभी हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर घोषणा किया था कि मैकाले के पूर्वजों और वंशजों ने भारत से $45 ट्रिलियन की लूट की, जो कि आज ब्रिटेन के 17 साल के जीडीपी के बराबर है। यदि 17 साल की जीडीपी भारत को वापस ब्रिटेन देता है या भारत किसी तरह वसूल ले, तो ब्रिटेन की हालत कैसी होगी ये आसानी से समझा जा सकता है।
उस लूट के प्रभाव से जो तबका सबसे अधिक प्रभावित हुआ, उनके वंशजों को आज दलित, आदिवासी, घुमंतू जातियां आदि आदि नामों से परिभाषित किया जा रहा है। जो वैभव और संपत्ति होती है, दो तरह की होती है। एक चल संपत्ति होती है जो लूट के ले गए, लेकिन जो एक अचल संपत्ति होती है जो लूट के वो नहीं ले जा सकते थे, और उसके प्रमाण आज भी हैं भारत में। चल संपत्ति लूट ले गए, लेकिन उसी वैभव से निर्मित अचल संपत्तियां वह लूट कर इंग्लैंड न ले जा सके, वह आज भी सुरक्षित है। चल संपत्ति को लूट सकते थे, लेकिन अचल संपत्ति को कैसे लूटते? उनके माध्यम से लूटा गया भारतीयों को। उदाहरण स्वरूप 1806 में पुरी के मंदिर में उन्होंने एंट्री फीस रखी थी 2 रुपये से 10 रुपये तक, और डाटा बताता है कि 1804 या 1806 के जनवरी से लेकर मार्च तक में करीब 45,000 लोगों ने वहाँ पर पुरी के दर्शन किए, जिसमें 23,000 लोगों ने ये एंट्री फीस चुकाई थी 2 रुपये से लेकर के 10 रुपये के बीच। फ्रांसिस हैमिल्टन बुचनर लिखता है कि 1807 के आसपास 1 रुपये का मूल्य 2 सोने के सिक्के के बराबर था, और 1901 या 2 में दादा भाई नौरोजी लिखते हैं कि 1 रुपये का मूल्य 1 सोने के सिक्के के बराबर है। आज अगर आप 2 सोने के सिक्के का मूल्य अगर आप जानना चाहेंगे तो हमारे ख्याल से 80,000 या 90,000 रुपये है। और इस तरह से अगर आप सोचें कि 2 रुपये से 10 रुपये चुकाने की हालत में भारत की जनमानस रहा होगा, तो कितना वैभवशाली रहा होगा उस समय 1806, 7, 8, 9, 10 के आसपास तक। उपलब्ध डाटा बताते हैं कि उस समय में मात्र 3 माह में उन्होंने 50,000 रुपये टैक्स के रूप में वसूले। उसका वर्तमान मूल्य क्या होगा? कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर ने आज से 6 वर्ष पूर्व ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोला कि 1750 में भारत विश्व के 25% जीडीपी का निर्माता था, और 1900 आते आते मात्र 2% जीडीपी का निर्माता बचा। उनका वीडियो ट्विटर पर वायरल हुआ, जिस पर समस्त भारतीय सहित तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन ने भी बधाई दिया था। शशि थरूर ने एक पुस्तक भी लिखी उसी को आधार बनाकर, इंडिया इन डार्कनेस। अब प्रश्न उठता है, जो मूल प्रश्न है, कि यदि ब्राह्मण शिक्षण कार्य करते थे, क्षत्रिय रक्षण कार्य करते थे, वैश्य वाणिज्यिक कार्य करते थे, और शूद्र 3000 वर्षों तक समाज से वंचित, दमित, अछूत समुदाय था, तो इतनी बड़ी जीडीपी का निर्माता कौन था? और वह भी मात्र 200 वर्षों तक पूर्व तक, हजारों वर्षों थे। कौन ये जीडीपी निर्मित करता था? वह उन मंदिरों को नहीं ले जा सकते थे। वह मंदिर आज भी उस वैभव के आर्किटेक्ट और टेक्नोक्रेसी का प्रमाण है। भारत में आज भी लाखों ऐसे मंदिर और भवन हैं जिनका निर्माण हजारों वर्ष पूर्व इन्हीं शूद्र या दलित कहे जाने वाले लोगों के पूर्वजों ने निर्मित किया था, जिनको आज आर्किटेक्ट के नाम से जाना जाता है। ब्राह्मण शिक्षण करता था, क्षत्रिय रक्षण करता था, वैश्य वाणिज्य करता था, तो आखिर इन मंदिरों का निर्माण कौन करता था? एक तरह से उसमें जो उसकी डिज़ाइन थी वो ब्राह्मण तैयार करता था। क्षत्रिय राजा वैश्यों से कर वसूल करके वो धन देते थे, और शूद्र अपने श्रम और शिल्प और स्किल से उन मंदिरों का निर्माण करता था। सारांश में कहा जाए कि उस गुरुकुल व्यवस्था को ही नष्ट करने के लिए भारत में तथाकथित मैकाले शिक्षा पद्धति की नींव रखी गई। इस पद्धति से निकले भारतीय किसी भी रोजगार लायक न बचे, सिवा बाबू या एडवोकेट बनने की। और वहाँ भी हालत यह थी कि ब्रिटेन में बैरिस्टरगिरी पास करने वाले महात्मा गांधी को भारत की भूमि पर पेट पालने लायक काम न मिला। उन्हें अमेरिका जाना पड़ा गिरमिटिया मजदूरों के साथ वकालत करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ अंबेडकर जी उनसे भी ज़्यादा पढ़ लिख गए, इंग्लैंड के बाद अमेरिका में भी पढ़ने चले गए। वह अपने लिए एक नौकरी न खोज पाए उस शिक्षा की बदौलत, और ना वही वकालत चली उनकी। अंग्रेज़ों की गुलामी किया उन्होंने। और आपको पता होना चाहिए कि जब
गांधी ने 1942 में कहा कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, और 1945 तक ये आंदोलन चला। उस समय अंबेडकर जी अंग्रेज़ों के कैबिनेट में थे, वाइस रीगल कमेटी में, आज की डेट में कैबिनेट पद के बराबर के मंत्री थे। ये तथ्य हैं जिनको नकारा नहीं जा सकता, फैक्ट्स हैं। चूँकि ये पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है, इसलिए लोग इसको स्वीकार करने से डरते हैं, या लोगों के पास इसको काटने का कोई तर्क नहीं है, प्रमाण नहीं है, तो वो इसको नकारते हैं, सिरे से नकारते हैं या गाली गलौज करते हैं। लेकिन गाली गलौज करना जो है विद्वता की निशानी नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ इसके पर्याप्त प्रमाण है, और अगर इसका आप खंडन कर सकें तो स्वागत है, और अगर खंडन नहीं कर सकते तो इसका मंडन करिए, इसको वायरल करिए, इसको अन्य लोगों तक भेजिए। जो भी लोग इसको पढ़ें, सुने, समझें। किताबों के नाम मैंने बताए हैं, और भी किताबें बताऊंगा। और आज के लिए इतना ही, और अगली बार फिर कभी। नमस्कार।